डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। कोरोना जैसी बीमारी नहीं है। कोरोना जो है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को होता है, इसलिए कोरोना में स्कूल खोलना खतरनाक था। लेकिन जहाँ तक डेंगू की बात है, डेंगू कोई ऐसी वो नहीं है कि जो एक जगह से दूसरे को कोई बीमारी लगने वाली वैसी बीमारी नहीं है। और जहाँ तक कोरोना में जो हमने एहतियात बरती है, तो वो एहतियात अब हम भी आगे भी इसमें इस प्रकार से ही बरतते रहेंगे। और डेंगू को लेके क्योंकि वहाँ पे दवाई छिड़कनी है, मच्छर जनित बीमारी है, भले ही छुआछूत की ना हो, लेकिन एक बड़ा संकट जो है इस समय राज्य पर है, क्योंकि कहीं से भी अगर डेंगू की बोले घर से भी आ सकती है। स्कूल आप क्योंकि अब खोलने जा रहे हैं, काफी समय से वो बंद है स्कूल, तो वहाँ साफ सफाई देखिए, उसमें अभी सरकार ने निर्णय लिया, हम सभी पंचायतों को फॉगिंग मशीन देने लग रहे, और उसका सारा का सारा इंतजाम, गांव का भी इंतजाम है, उसमें स्कूल भी साथ ही है, तो सारी जगह उस प्रकार की फॉगिंग हो जाएगी, उससे वो कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन बाकी भी और जो जिस प्रकार की जरूरत है उस प्रकार के नियम, उस प्रकार का काम हमारे जो वहाँ टीचर हैं वो उसको करेंगे। तो 1 तारीख से पूर्ण रूप से स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय सब कुछ, हाँ, 1 तारीख से हम सारे के सारे स्कूल जो हैं पूरी कैपेसिटी के साथ और पूरे टाइम के लिए खोलने जा रहे हैं, सुबह से लेके और 3:30 बजे तक। जिस प्रकार से पहले स्कूल खुलते थे उसी प्रकार से, और पूरी स्ट्रेंथ उसमें सभी बच्चों को बुलाया जाएगा, सारे बच्चों के साथ स्कूल खोले जाएंगे। नहीं, लंच अभी नहीं, लंच अभी बच्चे स्वयं लेके आएंगे अपना, और 1 जनवरी से दोबारा से हम मिड डे मील शुरू करेंगे। दिल्ली के आसपास सराउंडिंग एरिया में, एनसीआर में जो हरियाणा के एरिया है, वहाँ पर स्कूलों की क्या स्थिति है? स्कूल पोल्यूशन की वजह से बंद है? देखिए, जैसे अभी आदेश हुए हैं कि भाई जो हमारे फरीदाबाद है, झज्जर है, गुड़गांव है, रोहतक है, तो वहाँ पर भी एनसीआर में पोल्यूशन ज़्यादा है, इसलिए उन स्कूलों को वहाँ पे स्कूलों को बंद किया जा रहा है। कब तक के लिए, कौन सी डेट से? नहीं, देखिए, अभी डेट तो फाइनल नहीं है, जैसे जैसे स्थिति सामान्य होगी तो उसके बाद स्कूल खोल देंगे, क्योंकि इस समय वहाँ काफ़ी स्थिति खराब है। तो दिल्ली के तो सारे स्कूल बंद कर दिए, उसके आसपास के स्कूल भी हमने बंद किए। छुट्टियों को लेकर कोई फैसला किया है? नहीं, अभी तक छुट्टियों के बारे में कोई फैसला अभी तक नहीं किया। हरियाणा के कुछ बच्चे एम्स वगैरह में या कहीं और टॉप पे आए हो? देखिए, अभी सुपर 100 जो था उसमें एक बड़ी सफलता में मिली है, और 28 बच्चे हमारे आईआईटी में सिलेक्ट हुए थे, और अभी नीट में हमारे 24 बच्चे जो हैं वो सिलेक्ट हुए एमबीबीएस के लिए, और उनमें से 7 बच्चे ऐसे हैं जो टॉपर हैं जो एम्स के लिए सिलेक्ट हुए। कितना है? 24 में से 7 तो एम्स के लिए हैं, और टोटल जो हैं जिन्होंने नीट का टेस्ट क्लियर किया उनमें 24 है टोटल। तो ये बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि सरकारी स्कूलों में से 28 बच्चे आईआईटी में और 24 बच्चे नीट में जिनका सिलेक्शन होया, तो एक अच्छा। नहीं, एक ये स्कूल जो कॉलेज है वो कॉलेज हमारे खोल दिए गए हैं, उसमें कोई वो नहीं है। और अभी कॉलेज में एडमिशन की थोड़ी एक प्रॉब्लम आई थी कि मेरे पास कुछ लोग मिले थे कि कुछ बच्चे जो हैं वो एडमिशन लेने से वंचित रह गए, और कहीं कहीं कमी भी थी। तो हमने 16 से 22 नवंबर तक जो कॉलेज की एडमिशन है वो हमने खोल दी, दोबारा खोल दी। 16 से 22 नवंबर तक दोबारा से हमने पोर्टल खोल दिया, तो बच्चे एडमिशन ले सकते हैं उसमें। जो विपक्ष है वो बहुत आरोप लगा रहा है कि जो वाइस चांसलर की नियुक्ति है, स्वायत्ता को लेकर की सरकार जो है स्वायत्ता खत्म कर रही है। किसकी? यूनिवर्सिटी की? नहीं, देखिए, कोई स्वायत्ता हम खत्म नहीं कर रहे। जहां तक जो हमने सिलेक्शन का अधिकार जो है एचपीएससी को दिया है, तो उसमें भी उसका जो चेयरमैन होगा वो वाइस चांसलर ही होगा, और एक जो है 2 मेंबर जो होंगे एचपीएससी के होंगे, और एक एक्सपर्ट होगा उसमें, और एक यूनिवर्सिटी की तरफ से एक व्यक्ति और होगा उसमें। तो वही कारण क्या है? नहीं, मेरे ख्याल से अगर इस प्रकार से नियुक्ति होगी तो मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छी नियुक्ति होगी। एचपीएससी इतने उनकी करती है, वो उसमें एक्सपर्ट है सिलेक्शन के मामले में, तो उसका लाभ ही मिलेगा, कोई नुकसान नहीं है। और कोई हस्तक्षेप नहीं इसमें। उसकी चेयरमैन अब भी जो है वो वाइस चांसलर ही होंगे, उसके चेयरमैन अब भी वाइस चांसलर ही होंगे, और उनकी तरफ से एक व्यक्ति और भी उसमें बैठेगा। उसके बाद इंटरव्यू का जो प्रोसेस है, वो इंटरव्यू का प्रोसेस जो है वो यूनिवर्सिटी के ही अंडर होगा। ये रिटन टेस्ट की बात है, उसमें बैठेंगे। स्कूलों में जो शिक्षकों के पद काफी खाली पड़े हैं और कोरोना की वजह से भी नुकसान
टीचर्स ना होने की वजह से भी पढ़ाई का नुकसान होता है। क्या आप जल्द आने वाले कुछ समय में भर्ती करने जा रहे हैं? हाँ, जल्दी इसके बारे में विचार कर रहे हैं कि जल्दी ये टीचरों की भर्ती, क्योंकि कोरोना की वजह से भी एक तो स्कूल भी बंद रहे और सारे जो हमारे कार्यकलाप थे काफ़ी उसमें दिक्कत आई है। तो अब जल्दी हम इसके बारे में विचार कर रहे हैं ताकि जो टीचरों की हमारी कमी है उसको पूरा कर सकें। हमने कुछ टीचरों के लिए जो विभाग है उनको जो हमारा HSSC है उसको भी, और दूसरा हमने HPSC को भी लिख दिया। जो हमारे पास टीचरों की कमी है कुछ उसके लिए हमने लिखित में दे दिया उनको, और मुझे उम्मीद है कि जल्दी वो प्रोसेस शुरू हो जाएगा। कितने पद हैं जी खाली जिनके लिए लिखा है? नहीं, अब एग्जैक्ट तो मेरे पास नहीं है, अचानक आपने पूछ लिया, पर काफी अच्छी संख्या है वो जो है। अब एग्जैक्ट तो मैं आपको बता नहीं सकता। सर, मिड डे मील के जो वर्कर्स हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि जब सब कुछ खुल चुका है, सारी चीजें खुली जा रही हैं कोरोना के बाद से, तो हमारे ही रोजगार पे लात क्यों मारी जा रही है? हमें भी रोजगार चाहिए, हमने भी घर पालना है, बच्चे पालने हैं। नहीं, ये सही बात है जहाँ रोजगार की बात है, लेकिन जहाँ सुरक्षा की दृष्टि से है वो थोड़ा अभी उसको शुरू नहीं कर रहे, और 1 जनवरी से उसको भी शुरू कर देंगे। और 1 जनवरी में कोई बहुत लंबा टाइम रहा नहीं है अभी, और मेरा ख्याल है अभी देश में तो शायद अभी तक पूरे स्कूल खुले भी नहीं है। मेरा ख्याल सबसे पहले हमने स्कूल खोले, और पूरी स्ट्रेंथ के साथ भी हम नहीं खोल रहे, और पूरे टाइम के लिए भी हम ही सबसे पहले जो खोलने जा रहे हैं। और जल्दी भोजन की व्यवस्था जो है मिड डे मील की वो भी जल्दी 1 जनवरी शुरू करें। अगर ये स्मोक क्योंकि धीरे धीरे भी बढ़ेगी, और जिस तरह से अभी NCR के स्कूलों में फैसला लिया कि अभी बंद रहेंगे आगामी आदेशों तक, तो और क्षेत्र में अगर ये बढ़ती है तो क्या फैसला लिया सकता? देखिए, वो परिस्थितियों के ऊपर निर्भर करता है। अगर इस प्रकार की कोई परिस्थितियां पैदा होंगी जिससे बच्चों के स्वास्थ्य के लिए वो हानिकारक होगी, तो उसके हिसाब से निर्णय लेंगे। अगर कोई जरूरत होगा तो उसके हिसाब से निर्णय लेंगे। अब अभी से मैं इस प्रकार की कल्पना करूंगी, मैं समझता हूँ उसका कोई अभी औचित्य नहीं है। तो अभी जिस तरह से कोरोना से प्रभावित हुई सारी स्टडीज, आपने लास्ट ईयर भी एक कैलेंडर बनाने की थी कि इस तरह से इनके एग्जाम्स हो जाएंगे, अभी कोई विभाग ने ऐसा तैयार कर लिया? क्योंकि ऑलमोस्ट जो है दिसंबर में खुलने जाएंगे स्कूल, तो काफी लॉस जो है पहले हो चुका है, तो उसको कवर करने के लिए क्या प्लान है? देखिए, अब तो ऑनलाइन एजुकेशन हमारी बिल्कुल ठीक से चलती रही, और बहुत लंबे टाइम से हमारे स्कूल भी खुले हुए काफी टाइम हो गया। तो अब की बार मुझे लगता कोई ऐसी दिक्कत आएगी, अगर कुछ थोड़ी बहुत समस्या है तो उसका हम प्रयास करेंगे पूरा करने का, ताकि कोर्स बच्चों का पूरा हो सके। जो गवर्नमेंट स्कूल CBSE से एफिलिएटेड करवाए थे उनकी कितनी संख्या है, और आने वाले समय में ताकि शिक्षा को बेहतर तरीके से किया जा सके उसको लेकर CBSE से कितने स्कूल जो है वो एफिलिएट करवाने वाले हैं? नहीं, अभी तक जो हमने किए वो 136 स्कूल हैं। 22 स्कूल जो थे वो पहले बने हुए थे। 114 स्कूल जो है हमने इन साल में उनकी घोषणा की है, और उनमें सब में बच्चों के एडमिशन हो चुके हैं। सारी कार्रवाई मतलब पूरा प्रोसेस चल रहा है। कहीं कहीं टीचरों की कमी है तो वो जल्दी वहाँ टीचर भेजने का और सारा कार्रवाई की जा रही है। और आगे कितने होंगे वो अभी तो खैर उसके बारे में नहीं बता सकते। हमारा प्रयास ये है कि अभी जितने जो हमारे 136 हैं इनको हम ठीक तरीके से सारा, क्योंकि ये बड़ी संख्या है। जहाँ पिछले बहुत लंबे टाइम में केवल 22 थे, तो हमने एक टाइम में 114 हमने नए शुरू किए। तो ये ठीक तरीके से व्यवस्थित हो जाए उसके बाद विचार करेंगे नए खोलने के बारे में। एक सर, टूरिज्म डिपार्टमेंट आपके पास है, सूरजकुंड का मेला होना है, आपने बताया UK और जम्मू कश्मीर अपने पार्टनर के कंट्री हैं, और कुछ उसमें कितने दिनों तक होगा, क्या किस तरीके से? देखिए, उसका निर्णय लिया गया 4 फरवरी से हम उसको शुरू कर रहे हैं। 4 फरवरी से लेके 20 फरवरी तक ये मेला चलेगा, और जो उसके राज्य का जो थीम पार्टनर हमारा है वो जम्मू कश्मीर है, और जो विदेश से है वो UK हमारा पार्टनर है। कोई कार्यक्रम की रूपरेखा नहीं, कार्यक्रम तो जैसे पहले से उसमें जिस प्रकार से होते थे, अपने यहाँ से भी जो हमारे कलाकार हैं उनके प्रोग्राम होते हैं, और जो हमारे आर्ट एंड क्राफ्ट के लोग हैं वो वहाँ अपनी जो भी कलाकृति है जो भी है वो लेके आते हैं। तो उससे ऑर्डर भी हमें काफ़ी मिलते हैं और काफ़ी लाभ उसके रहता है। केवल वहाँ की सेल की बात नहीं है, सेल के अलावा वहाँ बहुत बड़े ऑर्डर मिलते हैं, और उससे हमारे जो कलाकार हैं या हमारे जो भी जो लोग हैं उनको काफ़ी इच्छा उनको काफ़ी अच्छे ऑर्डर वगैरह भी वहाँ से मिलते हैं। जो कपड़े का, लकड़ी का, बहुत सा सामान बनाने वाले लोग जो हैं उनको काफ़ी अच्छे ऑर्डर वहाँ से। कितने उम्मीद लग रही है जी, कितने कंट्रीज, क्योंकि आपके 39-40 कंट्रीज जो हैं पिछले
पहले तक जो है पार्टिसिपेट करते थे, अब की बार ज्यादा लोगों को इनवाइट करेंगे? नहीं, देखिए, मैं ज़्यादा की तो नहीं कह सकता कि ज़्यादा आएंगे, इनवाइट तो करेंगे, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी जिस प्रकार की परिस्थितियां हैं, अभी भी जिस प्रकार की घबराहट से, मुझे तो लगता है कि खैर पहले से ज़्यादा आएंगे लोग तो, लेकिन हमारा प्रयास रहेगा कि मेला अच्छा हो। और गीता महोत्सव, अब तो सूरजकुंड से पहले गीता महोत्सव शुरू होने जा रहा है, तो गीता महोत्सव में जो पहले जो बजट दिया जाता था या जो स्वरूप होता था कार्यक्रम का, उससे इस बार छोटा रखा गया है, तो क्या मानते हैं कि इसकी वजह क्या है? और वो भव्यता जो पहले प्रोग्राम में थी गीता महोत्सव की, उसको गीता महोत्सव मेंटेन करने से चूकता जा रहा है? नहीं, देखिए, परिस्थितियां जिस प्रकार की पूरी दुनिया में है कोरोना की वजह से, अब उसको हम एकदम सारा कुछ नहीं खोल सकते। जैसे अभी कपाल मोचन का मेला है, तो हमने उसमें भी एक रोक लगाई कि भाई जिसने एक बार वैक्सीन लगी होनी चाहिए उसको, वही लोग मेले में भाग लें। तो थोड़ा सुरक्षा की दृष्टि से वो किया जा रहा है, ताकि कोई इस प्रकार का है, तो निश्चित तौर से जैसे जैसे ये सुरक्षा का भाव बढ़ता जाएगा तो आने वाले टाइम में वो और प्रोग्राम किया जाएगा। कुछ नया इनपुट जोड़ रहे हैं क्या मेले में गीता महोत्सव? नहीं, जैसे पहले मेला चल रहा था उसमें हर बार जो विभाग है वो कुछ ना कुछ नया ले आता है। मैं इस टाइम तो नहीं आपको बता सकता कि नया क्या जोड़ रहे हो, लेकिन हर बार एक प्रयास रहता है, नया जोड़ने का प्रयास रहता है। और इसका जिस प्रकार से अब पूरी दुनिया में गीता का महत्व, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से जो भी बाहर से हमारे आते हैं उन सबको भी गीता भेंट की, और जिस प्रकार से उसका प्रचार प्रसार हुआ भी है, और जिस प्रकार से सरकार ने भी उसके प्रचार प्रसार के लिए पूरा काम किया, तो उसमें कोई कमी नहीं, उसको और आगे बढ़ाएंगे। दिल्ली की सरकार अक्सर जो है प्रदूषण को लेकर के हरियाणा के पाले में बिल डाल देती है। सुप्रीम कोर्ट में भी उसने इसी तरह की बात कही, और वहाँ के मिनिस्टर्स भी इस तरीके की बात करते रहते हैं। तो आप क्या मानेंगे कि आज सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले की सुनवाई हुई है, तो क्या मानते हैं कि इस तरीके के हरियाणा के ऊपर थोप देना, गुनहगार खड़ा कर देना कहाँ तक लायक है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को स्वीकार किया कि इसके लिए केवल और केवल जो पराली का जलाना है वही कारण नहीं है, दूसरे कारण भी है। उसका कारण तो है, पराली भी है, लेकिन दूसरे कारण है। लेकिन हरियाणा सरकार ने जिस प्रकार से प्रयास किया और जितनी घटनाएं, उनमें बहुत बड़ी कमी आई। पराली जलाने की जो घटनाएं हैं वो बहुत कम हुई, और जिस प्रकार से हरियाणा सरकार ने पराली की कीमत का निश्चित करना, और जिस प्रकार से इस प्रकार के उद्योग लगाना जहां उससे एथनॉल वगैरह दूसरे ऐसे ज्वलनशील पदार्थ बनेंगे जिनकी अच्छी कीमत मिलेगी, और काफी बड़ी संख्या में उद्योगपति जो हैं वो उस फील्ड में आए भी हैं, तो उससे लाभ मिल रहा काफी। और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ये शायद इस समस्या का पूरी तरीके से हल हो जाएगा, क्योंकि असली हल तो तब है जब किसान को कुछ उसका मिलेगी, कीमत मिलेगी। तो मैं समझता हूँ कि इससे उसको कीमत भी मिल रही है, और आने वाले टाइम में धीरे धीरे, और सरकार ने जो इम्प्लीमेंट थे उसको क्रैश करने के लिए, उसको मिलाने के लिए जो थे, तो उसके लिए भी 85% तक सब्सिडी हरियाणा सरकार ने उसमें दी है किसान को, कि अगर वो इस प्रकार के इम्प्लीमेंट लें तो उनमें सरकार ने बहुत बड़ी सब्सिडी भी दी है। चीफ जस्टिस ने एक बात और भी कही कि किसानों के ऊपर दोष बढ़ना किसी भी तरीके से ठीक नहीं है। पराली जलाने को लेकर के वो किन परिस्थितियों में पराली जलाने को मजबूर होते हैं वो वही जानते हैं। तो इस वक्तव्य को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, एक समस्या तो है छोटे किसान के लिए, उसको अगर उसकी वो इम्प्लीमेंट खरीदना, दूसरा इस तरह करना, लेकिन जब हम उसको एक अच्छी कीमत देंगे पराली की, तो मैं समझता हूँ कि किसान फिर उस पराली को जलाएगा नहीं, बल्कि वो कहीं ना कहीं उद्योग में दे, और अगर उससे जो फ्यूल तैयार होगा वो भी देश के काम आएगा, उसकी भी आमदनी बढ़ेगी, दोनों को लाभ होने वाला, उससे किसान को भी लाभ होगा, देश को भी लाभ होगा। क्योंकि आज हमारी जो बहुत बड़ी विदेशी मुद्रा जो है पेट्रोल और डीजल को खरीदने में दे रही है, तो अगर वही चीज हमारे इससे फायदा हो, हमारे किसान को भी फायदा हो जाएगा और देश को भी लाभ होगा, उससे सारे देश को भी लाभ होगा। तो मैं समझता हूं कि जरूरी यही है कि वो इंडस्ट्री ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी लगे। और मैं समझता हूं अब काफी जैसे एथेनॉल के प्लांट लगने लग रहे हैं, तो जिस प्रकार से अभी तक जो शुगर इंडस्ट्री थी वो काफी क्राइसिस में थी, पिछले से पिछली बार तो बहुत ज्यादा थी, लेकिन अब भी कोई बहुत अच्छे उसमें नहीं। लेकिन जैसे एथेनॉल बढ़ने शुरू होगी तो निश्चित तौर से उससे बड़ा भारी लाभ उसको मिलेगा।
अभी हमारे यहाँ यमुनानगर में मैं समझ लो शायद 250 करोड़ से उन्होंने एथनॉल का प्लांट लगाया। तो ऐसे ही ये जो इस प्रकार का पदार्थ है, उससे अगर हम ये जो एथनॉल या इस प्रकार की कोई चीजें तैयार करते हैं तो उससे देश को भी लाभ होगा, और मैं समझता हूँ इसके रेट भी डाउन आएंगे। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।